हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जो कि आने वाले हर एक जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, अपकमिंग एग्ज़ाम जे के एसएसबी के। तो हर एक पोस्ट का जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है जनरल नॉलेज में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। और इस टॉपिक को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, चाहे आप पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए, SINT, या किसी और अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, ये पार्ट ऑफ सिलेबस है। और आज की क्लास में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इन डिटेल, और इस पे जितने भी पॉसिबल MCQs बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी MCQs बनते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम। आज का पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, और उससे पहले अगर आपने ऑलराउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, और लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचाते हैं, और उसके अलावा हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का जो सेशन है, उसकी एक सीरीज चलाई थी हमने, इनफैक्ट 500+ MCQ सीरीज़ की, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। पार्ट 10 में हमने उनको कवर किया, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको कल एग्ज़ाम में एज इट इज़ दिखेंगे। सो आप उस सीरीज़ को भी देखिए, उन वीडियोज़ को भी जाके देखिए, प्ले लिस्ट ऑल राउंड टीचिंग पे मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हमने वहाँ भी डिस्कस किया। सो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, और हमारा जो पहला आज का क्वेश्चन है, दैट इज़ हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। जो इकोलॉजी टर्म है, इसको किसने कॉइन किया है, किसने दिया है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ई हैकल। ई हैकल ने जो है इकोलॉजी टर्म को कॉइन किया है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम इंक्लूड। जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ आती है? नेचुरल इकोसिस्टम में क्या आता है? एग्रीकल्चरल क्रॉप जो है, ओब्वियसली ये जो कुदरती इकोसिस्टम होता है उसमें एग्रीकल्चरल क्रॉप भी आता है, फॉरेस्ट भी उसमें आता है, जंगल जो होते हैं इनमें नेचुरल इकोसिस्टम मौजूद होता है, और एग्रीकल्चरल क्रॉप में भी एक नेचुरल इकोसिस्टम बनता है। सो अगर हम ऑप्शंस पे जाए तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। दोनों जो है सही बनते हैं, इस सवाल के दोनों जवाब है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज विच इज़ नॉट अ फंक्शन यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इकोसिस्टम के इकोसिस्टम का एक फंक्शनल यूनिट नहीं है? सबसे पहले अगर हम पहला ऑप्शन देखें, दैट इज प्रोडक्टिविटी, ये एक फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम का। इसके बाद अगर हम स्टारिफिकेशन देखें तो ये फंक्शनल यूनिट नहीं है। एनर्जी फ्लो देखें तो इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होता है। डिकम्पोजिशन भी पार्ट है, एक फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम का, जिससे एनवायरनमेंट साफ रहता है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर के हिसाब, क्वेश्चन के हिसाब से जाए तो नॉट हमें फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। स्टारिफिकेशन जो है ये एक फंक्शनल यूनिट नहीं है इकोसिस्टम का। रेस्ट ऑफ द 3 जो है वो फंक्शनल यूनिट्स है इकोसिस्टम के। सो अगर वैसे सवाल बनेगा फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, तो ये तीनों जो है जवाब बनेंगे, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, यानी कि इनमें से कौन सा इकोसिस्टम ऐसा है जिसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में काउंट करते हैं? सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और यही है हमारा राइट आंसर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की यही एग्जांपल है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी की बात करें तो वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चले। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा है इंसान का बनाया हुआ एनवायरनमेंट है, यानी कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जिसको हम बोलते हैं? माउंटेन देखिए तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, सी देखिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, लगोन देखिए तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, लेकिन एक्वेरियम को देखिए तो ये एक मैन मेड एनवायरनमेंट है, इंसान का बनाया हुआ एनवायरनमेंट है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच टॉक्सिनिक कंपोनेंट इज नॉट फाउंड इन ई वेस्ट। जो ई वेस्ट होता है उसमें से कुछ उसमें कुछ टॉक्सिनिक कंपोनेंट्स होते हैं, हमें ढूंढना है इनमें से कौन सा उसमें नहीं होता है। अगर हम मरकरी की बात करें तो ये एक टॉक्सिनिक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है ई वेस्ट में। हम
कैडमम की बात करें, ये भी एक टॉक्सिनिक कंपोनेंट ई वेस्ट में होता है। हम लेड की बात करें, ये भी एक टॉक्सिनिक कंपोनेंट होता है ई वेस्ट में, लेकिन नियॉन जो है ये एक ई वेस्ट का एक टॉक्सिनिक कंपोनेंट नहीं है। सो क्वेश्चन के हिसाब से जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। चार ऑप्शन है और चार में से हमें देखना है इकोसिस्टम को कौन सा ऑप्शन अच्छे तरीके से डिफाइन करता है। इकोसिस्टम का सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन क्या है आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। अगर हम ऑप्शंस पे चले तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर बनेगा, सीधे राइट आंसर पे हम चलेंगे, दैट्स ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा, ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। यानी कि एक कम्युनिटी होती है ऑर्गेनिजम्स की, और वो एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो उनका एनवायरनमेंट होता है, और वो ऑर्गेनिजम्स मिलके एक इकोसिस्टम को बनाते है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है एक राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ये क्या होता है। EIA जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये क्या होता है। और राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए ही जो है हमारा सही आंसर बनेगा, दैट इज शुड बी मेड कंपलसरी फॉर स्टार्टिंग ए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जब भी कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हमें शुरू करना होता है तो उससे पहले हमें EIA करना पड़ता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को पहले कंपलसरी हमें करना होता है उस एरिया का, कि इस प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट को कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो किस एक्सटेंट तक हो रहा है, और क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें लेने चाहिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। ये सारा जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में आता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम इन्वॉल्व। जो इकोसिस्टम की फंक्शन होती है, फंक्शनिंग होती है, उसमें कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। राइट आंसर की बात करें तो ऊपर भी ये आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा, ऊपर एक क्वेश्चन इस तरह का हमने डिस्कस किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा, दैट इज फ्लो ऑफ एनर्जी एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रंट्स। यानी कि इकोसिस्टम में क्या इन्वॉल्व होता है, एनर्जी जो होती है वो फ्लो होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, और इसी तरह से जब एनर्जी फ्लो होती है तो न्यूट्रंट्स की सर्कुलेशन भी होती है। ये एक फंक्शन है इकोसिस्टम की जो इकोसिस्टम में इन्वॉल्व होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ग्राउंड वाटर इन द बंगाल बेसन इज मोस्टली कंटेमिनेटेड बाय। जो बंगाल बेसन है उसमें जो ग्राउंड वाटर वहाँ पे जो निकलता है, ग्राउंड वाटर जो है उसको फाइंड आउट किया है कि वो कंटेमिनेटेड होता है, यानी वो खराब होता है, और उसमें कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से वो कंटेमिनेटेड है, यानी कि खराब है। और राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्सेनिक। यानी कि बंगाल बेसन में जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें पाया गया है आर्सेनिक, जिसकी वजह से वो कंटेमिनेट हो गया है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन का, जिससे हमें पता चलता है कि हवा जो है आलूदा है। हवा के पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का एक इंडिकेटर इनमें से एक ऑप्शन है जिससे हमें पता चलता है। अगर आप इसको देखोगे तो आप समझना कि जो एयर है इस पर्टिकुलर एरिया का वो पोल्यूटेड है। और राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट्स लिकन्स। यानी कि लिकन्स जो है ये एक इंडिकेटर होता है एयर पोल्यूशन का। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी जो है गैस जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वाटर वेपर की बात करें ये ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन की बात करें ये ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन की बात करें ये एक ग्रीन हाउस गैस है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शन जो है ये तीनों के तीनों जो है ग्रीन हाउस गैसेस है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, एसिड रेन इज काज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय। यानी जब हमारा माहौल जो है आलूदा होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है, फिर एसिड रेन जो है हो जाता है। लेकिन एयर पोल्यूशन एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है किस चीज़ की वजह से हुआ होता है, जिसकी वजह से एसिड रेन
आती है, जिसकी वजह से एसिड रेन क्रिएट होती है या एसिड रेन जो है वो फॉल होती है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसी की वजह से एसिड रेन होती है, और एसिड रेन भी इंडिकेटर है पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट का। सो एसिड रेन इज काज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय नाइट्रोजस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चले। क्वेश्चन नंबर 14 था हमारे पास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, डिक्रीज हुआ है, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? और ऑप्शंस पे नजर डाले, क्लियरली हमें पता चल रहा है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट्स हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है फॉर डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जब हम जानवरों का घर तबाह करते हैं बाय डिफॉरेस्टेशन, तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो अपने आप डिक्रीज हो जाती है, उनकी तादाद जो है वो कम होती है। दैट्स वाई जो इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी है वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चले। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच प्लेस इज नॉट अ साइट फॉर इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो कि एक साइट नहीं है इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा के लिए? और राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट्स बॉटनिकल गार्डन। दैट मीन्स जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये एक इन सीटू मेथड है कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा के लिए। और नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, जो सारे हैं ये इन सिटू मेथड्स माने जाते हैं फ्लोरा को बचाने के लिए। और बॉटनिकल गार्डन जो है वो एक इन सिटू मेथड नहीं है कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 था हमारे पास, विच प्लेस इज ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। इंडिया की कौन सी जगह है जो पूरे दुनिया में एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मानी जाती है, और वो जगह जो है इंडिया में है, तो कौन सी जगह है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स जो है ये एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जो कि इंडिया में है। सो ऑप्शन नंबर डी, बी इज द राइट, सॉरी ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 था हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एनवायरनमेंट के लिए बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? हमें रीजन फाइंड आउट करना है। इट्स नेसेसरी टू मेंटेन इकोसिस्टम, बिल्कुल सही है। जो बायोडाइवर्सिटी है ये ज़रूरी है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। ह्यूमंस कैन यूज़ न्यू सोर्सेज ऑफ फूड। बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही इंसान जो है नए नए ज़रिए मिलते हैं इंसान को फूड के, यानी कि न्यू सोर्सेज ऑफ फूड जो है इंसान के लिए इंसान यूज़ कर सकता है। तो दोनों ऑप्शन जो है सही है, और अगर हम देखें राइट आंसर तो वो बनेगा पार्ट नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। दोनों जो है ए और बी दोनों सही है बायोडाइवर्सिटी को लेके। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 था हमारे पास, IUCN जिसकी फुल फॉर्म होती है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज आल्सो कॉल्ड। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो नाम क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन जो है ये दूसरा नाम है IUCN का। दैट मीन्स बोथ जो नेम्स है ये एक ही है, चाहे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्स की बात करें या वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन की बात करें, ये दोनों जो है एक ही नाम है, IUCN एक ही नाम है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 था हमारे पास, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में जो है टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट्स 18। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है इंडिया में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 था हमारे पास, which protected area has a definite boundary where no person can get into without an approval। यानी कि ऐसी कौन सी जगह होती है जिसकी एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है, एक डेफिनाइट एक मार्क की हुई बाउंड्री होती है, और कोई भी इंसान उस बाउंड्री के अंदर नहीं जा सकता जब तक उसके पास प्रॉपर अप्रूवल ना हो या प्रॉपर परमिशन ना हो, तब तक वो उस एरिया में दाखिल नहीं हो सकता। तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ऐसा कौन सा एरिया होता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी दैट्स नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क जो होती है, इसका जो एरिया होता है वो डेफिनाइट होता है, उसकी बाउंड्री जो है वो फिक्स्ड होती है और इस बाउंड्री के अंदर कोई भी इंसान बिना परमिशन के नहीं जा सकता। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, टर्म यूज्ड फॉर स्पेशीज विच आर इन डेंजर ऑफ बीइंग एक्सटेंड इन नियर फ्यूचर इज, यानी कि उन स्पेशीज के लिए हम कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं जो कि खतरे में होते और माना जाता है कि आने वाले टाइम में नियर फ्यूचर में ये एक्सटेंट हो सकते हैं, इनकी जो है आबादी कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी और ये जो स्पेशी है ये कंप्लीटली ज़मीन से एक्सटेंट हो जाएगी यानी ख़त्म हो जाएगी। उन जानवरों के लिए, उन स्पेशीज़ के लिए हम कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी दैट्स एंडेजर्ड। दैट मीन्स एंडेजर्ड स्पेशीज़ वो स्पेशीज़ हो गए जो खतरे में होते हैं और जिनका माना जाता है कि नियर फ्यूचर में ये ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उनको हम एंडेजर्ड कैटेगरी में रखते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज टॉप स्लिप। इनमें से कौन सी ऐसी जगह है या ऐसी पार्क है जिसको हम टॉप स्लिप भी बोलते हैं, जिसको टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। जो इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क है, इसको टॉप सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, टॉप स्लिप इन फैक्ट, यानी कि इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क is also known as top slip. So option number D is the right answer of question number 22. Moving to question number 23rd. Question number 23rd है हमारे पास, which one of the following is not a site for in situ method of conservation of flora। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, रिपीट हुआ है, तो कोई बात नहीं, आपको रिवाइज हो जाएगा। राइट आंसर जो है इसका आप गैस कीजिए क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ा है। लेट्स सी कि आपने जो हमने 22 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, आपको कितने क्वेश्चन याद रहे। अभी रिवाइज करने के बगैर ही इन वन गो आपको कितने क्वेश्चन याद रहे, इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप कमेंट्स में लिख के बोलेंगे कि इस क्वेश्चन का जो है आप कमेंट करके आंसर बोलेंगे। आंसर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि कौन सी ऐसी साइट है इनमें से जो कि एक इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा नहीं है, तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, which one of the following national park has a climate that varies from tropical to subtropical, temperate and arctic। यानी कि ऐसी नेशनल पार्क कौन सी है इंडिया में जिसका जो टेम्परेचर होता है वो ट्रॉपिकल भी है, ट्रॉपिकल से लेकर सब ट्रॉपिकल भी वो वेरी करता है, टेम्परेट पे भी चला जाता है और आर्टिक पे भी चला जाता है। यानी सारे जितने भी टेम्परेचर जोन्स होते हैं, क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, वो सारे इस नेशनल पार्क में आते हैं, वेरी करते रहते हैं। वो कौन सी नेशनल पार्क है? राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नमदफा नेशनल पार्क। नमदफा नेशनल पार्क जो है एक ऐसी नेशनल पार्क है इंडिया में जिसका टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट जो है वेरी करता है, ट्रॉपिकल से लेकर सब ट्रॉपिकल से लेकर टेम्परेट से लेकर आर्टिक तक। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन। जो प्रोजेक्ट टाइगर है इंडिया में स्टार्ट किया गया था, कब किया गया था? जब टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है जब वो डिक्रीज होने लगे और काफ़ी कम टाइगर्स इंडिया में बचे थे, फिर टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया ताकि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है उनको बढ़ाया जाए, उनको इंक्रीज किया जाए और इसके अलावा जो टाइगर्स है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 में। दैट्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमारे पास है, दैट इज वन सेकेंड, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट वाज। जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट था वो क्या था? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको माना जाता है फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट। इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट जो है वो है नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास,
विच नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर एशियंटिक लाइन? इंडिया की कौन सी नेशनल पार्क है जो मशहूर है एशियंटिक लाइन के लिए, यानी कि पर्टिकुलरली वो वहाँ पे तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन पर्टिकुलरली वो जो फेमस है वो एशियंटिक लाइन के लिए फेमस है। और राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ गिर। गिर नेशनल पार्क जो है मशहूर है, फेमस है फॉर एशियंटिक लाइन, और ये जो है गुजरात में लोकेटेड है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28th क्वेश्चन है हमारे पास। द ओनली सेंचुरी वायर कश्मीरी स्टैग इज फाउंड इन। इंडिया की एक लोती सेंचुरी है जहां पे कश्मीरी स्टैग पाया जाता है। इंडिया की खाली एक सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पे कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, वो कौन सी है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दाशीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दाशीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कश्मीर में ही है, कश्मीर में ही लोकेटेड है, और ये इंडिया की एक ओनली सेंचुरी है जहां पे कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, और किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कश्मीरी स्टैग नहीं पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। क्वेश्चन है हमारे पास, रंगथान टीथू बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन। जो रंगन टीथू बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ पे है? रंगन टीथू बर्ड सेंचुरी एक इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? और राइट आंसर जो है इसका, दैट्स ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। कर्नाटका में ये जो है लोकेटेड है, एक इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा। इस जो हमने सेशन डिस्कस किया एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे, इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपको कल एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे, उनको हमने इसमें लिया और इसमें हमने इसको डिस्कस किया। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब करके जाइए ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।